सत्र 2020-21 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये प्रथम लेक्चर कवक, जो कि पूर्व में आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित किया गया था कि माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये जो प्रश्न पत्र है ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और क्योंकि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए महाविद्यालय में कक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये पहला ई वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लेक्चर को देखें और समझने की कोशिश करें कि पूरा लेक्चर स्लाइड्स के अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन आपको हिंदी में समझा करके इसे बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन फंजाई बिकॉज दे आर मेजर प्लेयर्स इन रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी अराउंड द वर्ल्ड। पूरा विश्व कवकों पर निर्भर करता है, क्योंकि कवक पूरे विश्व में जो पदार्थ है और ऊर्जा है उसका पुनर्चक्रण करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते हैं, और इसीलिए कवक इस विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पादप जाति के रूप में जाना जाता है। फंजाइस आर द इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स टू। फंजाई एक बहुत ही सुंदर और आनंदवर्धक पादप जाति के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि जो ही हम कवक का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में फफूंद जो शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है उसके अनेक स्वरूप सामने आ जाते हैं, और हम देखते हैं कि फफूंद कभी हमारी ब्रेड को ख़राब कर देता है, कभी हमारे जूतों को ख़राब कर देता है, कभी हमारी पुस्तकों को ख़राब कर देता है। इस प्रकार एक नेगेटिव पिक्चर हमारे दिमाग में प्रस्तुत होता है, लेकिन अगर हम प्रकृति के अंदर देखें तो फंजाई एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स के रूप में भी दिखाई देती है, और प्रकृति की सुंदरता के अंदर चार चांद लगाने में कवक भी अपना योगदान करते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जिसमें किस प्रकार से मोर्सेला, अगेरिकस, अमानिता, एलूरिया जैसे कवक अपनी सुंदरता को प्रकृति के अंदर बिखेर रहे हैं। आप और भी देखेंगे ट्रेमेला, पिज़ाइजा, मोरसेला, और ये सारे फंजाई अपने सुंदर स्वरूपों के द्वारा प्रकृति के अंदर अपनी सुंदरता को बिखेरते हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। फंजाई, जैसा कि हम जानते हैं, हम इसके कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच फंजाई आर स्टडीड आर कॉल्ड एज माइकोलॉजी। कवक विज्ञान वह विज्ञान है जो कि वनस्पति शास्त्र की एक शाखा के रूप में देखा जाता है, इसे पढ़ा जाता है, और ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है, माइक्स प्लस लोगोस। माइक्स का मतलब होता है मशरूम और लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। इसका अर्थ यह है कि कवक वे पादप हैं जो मशरूम के रूप में जाने जाते हैं, और मशरूम जैसे पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग डेफिनेट न्यूक्लियस। कवक जो है वो एक सुस्पष्ट केंद्रक वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है और अपना भोजन वे स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसीलिए उन्हें परपोसी या हेटरोट्रोप कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उनके अंदर ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। ये परजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। दे आर पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, वाई फंजाई आर स्टडीड इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कवकों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पौधों में क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जब भी हम पौधे का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक हरित स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। हम मान के चलते हैं कि जो है नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर जो भी हरे हैं वो पौधे हैं, लेकिन फंजाई के अंदर कोई भी पर्ण हरित नहीं होता है और वो अन्य पौधों के समान हरे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कवकों में क्यों पढ़ते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर इसीलिए ये समझ कर दिया जाता है कि फंजाई की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि पादप कोशिका में ही होती है। हम जानते हैं
कि प्राणी कोशिका में या जंतु कोशिका के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, और इसी कारण से कवकों को हम पौधों के अंदर पढ़ते हैं या कवकों को हम बॉटनी के अंदर इसको अध्ययन करते हैं। फंजाई का थैलस माइसीलियम के रूप में होता है। माइसीलियम हाइपी या हम कहते हैं कवक सूत्रों का बना होता है। कवक सूत्र सेप्टेट या असेप्टेट हो सकते हैं, उनके अंदर पट हो सकता है या पट नहीं हो सकता है। जो बिना पट के माइसीलियम होते हैं वो सिनोसिटिक कहलाते हैं। जो सेप्टेट होते हैं उनके अंदर एक, दो या अनेक केंद्रक हो सकते हैं। जिनमें सेप्टा पाया जाता है वो सरल भी हो सकता है और डोल छिद्री भी हो सकता है। इनके आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर में इसके चित्रों से भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फंजाई के विशेष लक्षणों की बात हमने की। अगर हम इसके सामान्य लक्षणों के बारे में बात करें तो फंजाई इज लिटरली मीन्स मशरूम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले मशरूम के नाम से ही जाने जाते हैं। मशरूम के नाम से ही फंजाई के अध्ययन की शुरुआत हुई थी। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, और हम कह सकते हैं इनके अंदर कोई भी सवन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ये एल्गी और लाइकेन के साथ थैलोफाइटा के अंदर वर्गीकृत किए जाते हैं। इनकी पादपकाय अनडिफरेंशिएट होती है और हम कह सकते हैं कि जो अविभेदित पादपकाय होता है इनका। जैसा कि हमने पहले बात की थी, कवकों का अध्ययन जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं, और माइक मीन्स फंगस और द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई किंगडम के अंदर लगभग 5100 वंश हैं और 50,000 जातियाँ इसकी लगभग ज्ञात है। ये हेटेरोट्रोप होते हैं, परपोसी होते हैं। इनके अंदर पर्णहरित का अभाव होता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनके पादप बॉडी के अंदर थैलस पाया जाता है और थैलस जो है वो कई सारे कवक सूत्रों से मिलकर के बनता है, जिसे हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ये अनेक प्रकार के फॉर्म स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसमें कई सारे जनन के तरीके होते हैं। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये सभी प्रकार के आवासों के अंदर वितरित पाए जाते हैं। ये एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैराइन भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म। ज़्यादातर कवक जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में और हम कह सकते हैं स्थलीय फॉर्म में होते हैं, स्थल के ऊपर पाए जाते हैं। ये कई सारे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के अंदर पैरासाइट के रूप में या परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, और कई सारी बीमारियों के रूप में ये हमारे जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, उनको बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाते हैं। नाउ अगर हम इसके प्लांट बॉडी के बारे में जानें तो फंजाई की प्लांट बॉडी, जैसा कि हमने बात की थी पहले, कि ये हाइपी से मिलकर के बनती होती है, ये शाखित होती है और ये तंतुनुमा होती है, और सारी हाइपी मिलकर के एक जाल जैसी संरचना बनाती है जिसे हम कवक जाल कहते हैं। कवक जाल और जिसको हम कहते हैं हाइपी या कवक सूत्र जो होते हैं वो सेप्टेट हो सकते हैं या एसेप्टेट हो सकते हैं। जो सेप्टेट फॉर्म होती है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन के अंदर सिनोसिटिक और संकोची होती है। जो सेप्टेट फॉर्म होती है वो एक केंद्र की है, दो द्विकेंद्र की और बहुकेंद्र की हो सकती है। इसके अंदर एक साधारण पोर, एक साधारण छिद्र पाया जाता है कोशिका से कोशिका के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। It may be in the form of septate or aseptate form. Here we can see the diagram that how fungi is showing their septa. हम आपको चित्र से यहाँ पर दर्शा रहे हैं किस प्रकार से माइसीलियम को यहाँ दर्शाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं माइसीलियम, इसका ये सेप्टेट माइसीलियम है जिसमें सेप्टा दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ केंद्रक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये माइसीलियम सिनोसिटिक है जिसके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं है, और इस माइसीलियम के द्वारा किस प्रकार से होस्टोरिया का निर्माण किया जाता है। अंदर की तरफ आपको फिंगर लाइक होस्टोरिया दिखाई दे रहे हैं, और ये माइसीलियम होस्टोरिया के रूप में अपना भोजन अवशोषित करता है पौधे की कोशिकाओं से। यहाँ पर ये पादप की कोशिकाएँ दिखाई गई है। सो सेप्टेट और एसेप्टेट कवकों का यहाँ पर चित्र द्वारा समझाया गया, जो ये समझा रहा है कि जो किस प्रकार से माइसीलियम संकोची हो सकता है या पटयुक्त हो सकता है, और पटयुक्त होता है तो उसके अंदर किस प्रकार से
पट के साथ साथ उनके अंदर होस्टोरिया का निर्माण होता है। अगर सिनोसिटिक हाइपी है तो आप देख रहे हैं सिनोसिटिक हाइपी के अंदर कहीं पे भी पट नहीं है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ जहाँ पर हाइपी के अंदर पट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको बेसिडियोमाइकोटिना या एस्कोमाइकोटिना के अंदर ऐसे माइसीलियम पाए जाते हैं, जो कि चित्र में दिखाए गए हैं। माइसीलियम के अंदर जो पट पाया जाता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का पट पाया जाता है जिसे हम डोलीपोर सेप्टम कहते हैं, जो कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर पाया जाता है। डोल छिद्री पट कहते हैं इसको। ये एक एडवांस प्रकार का पट होता है, और इस डोलीपोर सेप्टम के अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सेप्टल पोर कैप या पैरेंथेसोम कहते हैं। कोष्ठक की जैसी संरचना पाई जाती है, और ये कोष्ठक जैसी संरचना सेप्टा को दोनों ओर से घेरे हुए रखती है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर कंटेंट एक दूसरे कोशिका में जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियस का मूवमेंट एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इस सेप्टम के माध्यम से नहीं हो पाता है। हाउ माइटोसिस इन फंजाई इन डिफरेंट फ्रॉम दी अदर यूकेरियोट्स। अन्य यूकेरियोट्स के कंपेरिजन में माइटोसिस इस प्रकार से भिन्न होता है। फंजाई का केंद्रक जो वो बहुत छोटा होता है, उसके अंदर विशेष प्रकार का माइटोसिस पाया जाता है जिसे हम केंद्रकीय माइटोसिस या केंद्रकीय समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस इन फंजाई इज डिफरेंट फ्रॉम अदर यूकेरियोट्स। In fungi, during mitotic cell division, the nuclear envelope does not break down, reform. Instead, mitosis takes place within the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोसिस का प्रक्रिया होती है, इसके अंदर अलग से कोई वाल नहीं बनती है। स्पिंडल फाइबर केंद्र के अंदर ही बनता है, और वो दो क्रोमोसोम को अलग अलग पोल्स पर ले जाता है, और इस प्रकार से उसके अंदर समसूत्र विभाजन हो जाता है। नाउ द्विकेंद्रीकरण या डाइकैरियोटाइजेशन किसे कहते हैं। फंजाई का हाइपी जो होता है वो एक ही प्रकार के केंद्रक युक्त हो सकता है जिसे होमोकैरियोटिक कहते हैं, और दो अगर अलग अलग प्रकार के केंद्रक उसमें उपस्थित होते हैं तो उसे हम हेट्रोकैरियोटिक या भिन्न केंद्री कहते हैं। हाइपी हैप्लॉइड हो सकती है, डिप्लॉइड हो सकती है और डाइकैरियोटिक हो सकती है। अगुणित, द्विगुणित और द्विकेंद्रकी, ये तीनों प्रकार की हाइपी फंजाई के अंदर पाई जाती है। जो द्विकेंद्र की कंडीशन जो पाई जाती है वो जनरली एस्कोमाइसीज या उससे ऊपर बेसिडियोमाइसीज के अंदर पाई जाती है। हायर फंजाई में इसका उपस्थिति देखा गया है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर दो भिन्न प्रकार के केंद्रक प्लस और माइनस प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि एक ही साथ एक केंद्र के अंदर एक सेल में उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इसे द्विकेंद्र की कवक जाल कहते हैं। और द्विकेंद्र की कवक जाल के निर्माण की प्रक्रिया को हम द्विकेंद्रकीकरण या डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। फंजाई के कई सारे मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ फंजाई हाइपी सिंपल होती है, सरल होती है। एडवांस फंजाई के अंदर कई सारे मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, और मॉडिफिकेशन के रूप में फंजाई के अंदर अगर उसका माइसीलियम अच्छी तरीके से गुथ जाता है तो वो प्रोजनकाइमा या सूडोपेरेन्काइमा का निर्माण करता है, राइजोमोर्फ बनाता है, स्क्लेरोसिया बनाता है, एप्रिसोरियम बनाता है, ओस्टोरिया बनाता है, स्ट्रोमा बनाता है और हाइब्रिड बनाता है। ये कई प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जो माइसीलियम के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये विशेष प्रकार की संरचना है जो कि हाइपी के मॉडिफिकेशन या उसके रूपांतरण के द्वारा बनती है। अगर फंजाई का हम न्यूट्रिशन देखें, फंजाई के अंदर पोषण देखें, तो फंजाई के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये परपोसी नेचर का होता है, क्योंकि इसके अंदर अपना भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स या क्लोरोफिल का अभाव होता है, पर्णहरित का अभाव होता है, लेकिन कुछ विशेष कलर और विशेष रंग पिगमेंट के रूप में इसमें कैरोटिनॉइड्स के रूप में जरूर उपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी अपना भोजन ये स्वयं बनाने की क्षमता नहीं रखता है। फंजाई के अंदर पोषण के आधार पर इसको हम तीन प्रकार के कैटेगरी में बांट सकते हैं, दैट आर पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोन्ट्स। पैरासाइट्स जिसे हम परजीवी कहते हैं, परजीवी वह होते हैं जो कि किसी दूसरे पर, जीवित जीव पर अपना जीवन यापन करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो फंजाई ग्रो करती है उन्हें हम परजीवी कहते हैं। मर्तोपजीवी वह होते हैं जो कि मरे हुए डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना जीवन यापन करती है, उसी फंजाई को हम सैप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो एसोसिएशन होता है जो कवकों के अंदर पाया जाता है, जिसे हम सहजीवी कहते हैं। जब फंजाई किसी अन्य पादप के साथ में सहजीवन में रहती है, जैसे एल्गी के साथ वो रहती है तो लाइकेन का निर्माण करती है, और हायर प्लांट्स की रूट्स में रहती है तो माइकोराइजा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग के अंदर कुछ फ़ायदा उनसे होता है, और अन्य जीवों को कवकों से फ़ायदा होता है। इसी सहजीवन के अंदर फंजाई जब रहती है तो उसे हम सहजीवी कहते हैं।
फंजाई किस प्रकार से अपना जनन करती है? फंजाई के अंदर दो प्रकार के फ्लैजिला का निर्माण किया जाता है, जिसे हम विप्लेस और टिंसल कहते हैं। विप्लेस जो कि कोड़े के आकार का फ्लैजिला होता है, जो स्मूथ फ्लैजिला होता है, 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर। दूसरा प्रकार का जो फ्लैजिला होता है उसे हम टिंसल या कुर्च प्रकार का फ्लैजिला कहते हैं। कुर्च प्रकार के फ्लैजिला के अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं इसके अंदर, और इसमें कई सारे मोटाइल स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में नीचे की फंजाई के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अपर फंजाई के अंदर इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, जैसे एस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस और ड्यूटेरोमाइसिस का उदाहरण है। फंजाई होलोकार्पिक या यूकार्पिक होती है, ऐसी फंजाई जिसके अंदर पूरा का पूरा कोशिका, इकाई कोशिका जननांग में बदल जाता है, उसे हम होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। और ऐसी फंजाई जिसका केवल एक भाग ही जननांग में बदलता है, उसे हम यूकार्पिक या अंशकाय फलिक फंजाई कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर ड्यूटेरोमाइस्टीज को छोड़ करके सभी फंजाई में होता है। ड्यूटेरोमाइस्टीज एक ऐसा ग्रुप होता है जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, जिसके अंदर लैंगिक जनन ज्ञात नहीं होता है। फंजाई द्विलिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी होती है। जो द्विलिंगाश्रयी स्पीशीज होती है उसके अंदर दो टाइप के सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पर पाए जाते हैं, और ऐसी फंजाई को हम समजालिक या होमोथेलिक फॉर्म भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो डायोसियस फंजाई होती है, जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस पर बनते हैं, और इसे हम विषमजालिक फंजाई भी कहते हैं। लैंगिक जनन के अंदर इसमें 3 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी और तीसरा मियोसिस। फंजाई के अंदर प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है 2 नर और मादा युग्मकों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। कैरियोगेमी मतलब 2 भिन्न प्रकार के न्यूक्लियस प्लस और माइनस या मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तीसरा होता है मियोसिस, जिसके अंदर कैरियोगेमी के द्वारा बनने वाले जाइगोट के अंदर मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा रिडक्शन डिवीजन होता है। तो ये 3 स्टेप किसी भी फंजाई के लैंगिक जनन में पाए जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस कहते हैं। इन हायर फंजाई प्लाज्मोगेमी डू नॉट इमीडिएटली फॉलोज कैरियोगेमी। उच्च कवकों के अंदर प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में कैरियोगेमी नहीं होती है, कुछ समय तक वो दोनों साथ साथ रहते हैं और डाइकैरियोटाइज पोजीशन के अंदर वो समय के बाद रहते हैं, और आगे जाकर के फिर उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जो प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया है उसके अंदर नर और मादा केंद्रक अपने साइटोप्लाज्म के साथ पास पास आ जाते हैं। ये 5 तरीकों से होता है। पहला कहलाता है प्लेनोगेमेटिक ओपुलेशन, जिसके अंदर 2 मोटाइल गेमिट आइसोगेमी, एनाइसोगेमी या ऊगेमी के द्वारा एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, जिसे हम चल युग्मक संयुग्मन कहते हैं। दूसरा जिसके अंदर 2 नर और मादा युग्मक धानियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होकर के फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाती है, जिसे हम युग्मक धानी संपर्क कहते हैं। तीसरा गेमिटेंजियल कोपुलेशन, जिसके अंदर 2 गेमिटेंजी आपस में एक दूसरे की इंटायर लेंथ से फ्यूज कर जाते हैं, तो उसे हम युग्मक धानी संयुग्मन कहते हैं। चौथा अचल पूर्णु युग्मन, जिसे स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर माइन्यूट स्पोर और कह सकते हैं स्पर्मेशिया जो होते हैं वो फंजाई के मेल युग्मक के रूप में बनते हैं, और ये नर युग्मक फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर जाकर के फ्यूजन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। 5वां सोमेटोगेमी, जिसके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स सेल्स नहीं बनती है, 2 वेजिटेटिव कोशिकाएं आपस में फ्यूज करके और हाईली एडवांस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम काय युग्मन या सोमेटोगेमी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर का निर्माण इसके अंदर होता है। इसे हम जनरलाइज लाइफ साइकिल रूप में अगर देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फंजाई के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और उसके द्वारा स्पोर्स का निर्माण करता है, और ये बीजाणु अंकुरित होकर के वापस माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर इसका हम लैंगिक जनन देखें तो लैंगिक जनन के अंदर माइसीलियम में सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होती है, डाइकैरियोटाइजेशन होता है, और डाइकैरियोटाइजेशन होने के बाद उसके अंदर कैरियोगेमी का निर्माण होता है। कैरियोगेमी का मतलब जिसमें दोनों के अंदर फ्यूज कर जाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है, वापस बीजाणु का निर्माण होता है, और बीजाणु अंकुरित होकर के वापस माइसीलियम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक सामान्यकृत उसकी लाइफ साइकिल है। तो फंजाई के सामान्य लक्षणों के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके जनन के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो फंजाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म के रूप में विश्व के अंदर हमेशा देखी गई है। आयरलैंड के अंदर 19वीं सेंचुरी के अंदर एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर आलू की फसल जो है वो मास लेवल के ऊपर ख़राब हो गई थी, और ये जो काम हुआ था ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक फंजाई होती है जिसके द्वारा किया गया था, और वहाँ पर आलू की फसल पूरी बर्बाद हो गई, और
इसके कारण वहाँ लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई और इसीलिए इसको आयरिश पोटैटो फेमिन के नाम से जाना जाता है, जो कि फंजाई का एक लैंडमार्क हिस्ट्री के अंदर जो है बताया जाता है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फंजाई अगर हम देखें तो फंजाई इकोसिस्टम जो है उसको बहुत ही हेल्प करती है डिकम्पोजर्स के रूप में, सिम्बाइंट के रूप में। ये भोजन को डिकम्पोज करती है, वुड को डिकम्पोज करती है, इवन प्लास्टिक्स को भी डिकम्पोज करती है। फंजाई एक पैथोजन के रूप में भी इसका रोल दिखाया जाता है, जिसके अंदर एथलीट फूड, रिंगवॉर्म जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। प्लांट कई सारे जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण बीमारियां करती है, जैसे अर्गट, सीरियल क्रॉप्स के अंदर गैंग्रीन, एल्यूसिनोसिस एंड सम एंथोनीज फायर, ऐसे जैसे कई सारे महत्वपूर्ण रोग करती है। कई सारे एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फंजाई खाने से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं। यूएस के अंदर मशरूम का कंजप्शन एगेरिकस को खाने में किया जाता है। एगेरिकस जो है वो ईटिंग फंजाई है, लेकिन और वो कई सारे उसके अंदर जो है मिनरल्स और आयन्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर विटामिन होते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन के रूप में जिसको जो है काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से ट्रफल्स और अंडरग्राउंड एस्कोकार्प्स जो होते हैं, जो माइक्रोबियल रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो भी भोजन के अंदर काम में लिए जाते हैं। ईस्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फंजाई के रूप में देखी जाती है, यूनिसेलुलर होती है, रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली और बडिंग के द्वारा, लेकिन यह सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जो कि ईस्ट के रूप में बहुत ही घरेलू फंजाई है। बेकिंग और ब्रूइंग के अंदर इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे रोडोटेरुला जो है वो सोवर कार्टेल्स को नाम से जाना जाता है, लेकिन ईस्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फंजाई के रूप में जहाँ पर ब्रेड, डबल रोटी जो कि एक महत्वपूर्ण फूड के रूप में आजकल प्रसिद्ध है, उसको बनाने के अंदर ईस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ह्यूमन और फंजाई के इंटरेक्शन के भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स फंजाई के, जैसे मैं बताया कि आपको न्यूट्रिएंट और कार्बन साइक्लिंग करती है, बायोसिंथेटिक फैक्ट्रीज के रूप में काम करती है, कई सारे ड्रग्स, एंटीबायोटिक, अल्कोहल, एसिड, फूड इसे प्राप्त किए जाते हैं। बायोकेमिकल और जेनेटिकल स्टडीज़ के अंदर ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स के रूप में काम में ली जाती है। कई सारे विटामिन का प्रोडक्शन करती है, हार्मोन प्रोडक्शन में काम आती है। कई सारी फंजाई खाने के रूप में काम में ली जाती है और इसके द्वारा इंसेक्टिसाइड्स का निर्माण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से फंजाई एक बेनिफिशियल पार्टनरशिप के रूप में भी जो है पेड़ों के अंदर और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दिखाई देती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइकेंस किस प्रकार से एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जो कि चित्र में दिखाया गया है, और एल्गी और फंजाई एक हाइबी के रूप में किस प्रकार से एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड होकर के सिम्बायोसिस का रोल अदा कर रही है, वो भी एक उदाहरण इसमें दिखाई देता है। फंजाई के कई सारे हानिकारक प्रभाव भी है, फूड, टिम्बर, पेपर, क्लोथ, इन सभी को जो है ये डिस्ट्रैक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। प्लांट्स के अंदर बीमारियां करता है, एनिमल्स के अंदर बीमारियां करता है, ह्यूमंस के अंदर कई सारी एलर्जी उत्पन्न करता है, और कई सारे मशरूम जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि खाने से उसकी डेथ हो जाती है। और चीज़ और ऐसे कई सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो फंजाई के द्वारा उत्पन्न भी किए जाते हैं। तो ये ब्रैकेट फंजाई के रूप में आपको दिखाई दे रही है, ये भी फंजाई का एक स्वरूप जो है आपको दिखाई देता है, जो कि प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझें, और कोई भी इसमें क्वेश्चन या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो उस पर हम आगे आने वाले क्वेश्चनर के अंदर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।